दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या युद्ध ही किसी चीज का अंतिम और निर्णायक समाधान रह जाता है? जी। और क्या वाकई में जो युद्ध हैं वो सत्य, धर्म, न्याय, समता, निष्पक्षता की स्थापना या पुनर्स्थापना के लिए लड़े जाते हैं, या फिर युद्ध अपनी मनमानी, अपनी बादशाहत, अपनी नीतियां दूसरे देशों पे और अपने ही देश के नागरिकों पर थोपने के लिए लड़े जाते हैं, या एक दूसरे को नीचा दिखाना और प्रभुत्व जमाने के लिए युद्ध लड़े जाते हैं या थोपे जाते हैं? और अगर आज के युद्ध एक दूसरे के साथ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाने के लिए, क्षेत्रीय रूप में या द्विपक्षीय रूप में प्रभुत्व जमाने के लिए, तानाशाही चलाने के लिए, आर्थिक रूप से हो, सामरिक, राजनीतिक, कूटनीतिक रूप से हो, अपनी मनमाफिक नीतियां चलाने या थोपने के लिए, या मनमाने तरीके से अपने देश के नागरिकों को भी और अपने पड़ोसी देशों को भी मनमाने तौर पे हाँकने की स्थिति में अगर युद्ध लड़े जाते हैं, तो फिर उन युद्धों का जो नतीजा होता है वो निर्णायक समाधान नहीं होता है, बल्कि वो त्रासदीपूर्ण युद्धों की एक ऐसी दास्तान बन जाती है, एक ऐसी श्रृंखला बन जाती है जो कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती है, और इसमें समाधान तो कुछ मिलता नहीं। हाँ, जान माल का नुकसान होता है, लाखों लोग को दर बदर और घर से बेघर होना पड़ता है, जानें गंवानी पड़ती हैं, अपनों को खोना पड़ता है, यहां तक कि अपना आशियाना, अपना घर परिवार, अपना क्षेत्र तक छोड़ना पड़ता है। जी, तो इस प्रकार का युद्ध आज के आधुनिक उसमें लड़ा जा रहा है, जो युद्ध सत्य, न्याय, समता, निष्पक्षता के लिए नहीं, बल्कि मनमाफिक रूप से तानाशाही नीतियां चलाने, एक दूसरे को नीचा दिखाने, प्रभुत्व जमाने के लिए जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, उन युद्धों का क्या नतीजा हो सकता है? आपने ये रूस यूक्रेन में भी ये चीजें देखी। आपने रूस यूक्रेन में तकरीबन दोनों पक्षों के 2 लाख से ऊपर जवान जान गंवा चुके हैं। तकरीबन 8-10 लाख लोगों की जान उस युद्ध में जा चुकी है, लेकिन युद्ध है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वही हाल इजराइल और फलस्तीन, इजराइल और लेबनान, इजराइल और कतर, इजराइल और ईरान के बीच वही हालात बने हुए हैं। और सीरिया में भी, सीरिया में लगा था कि बशर अल असद की सरकार के जाने के बाद शायद वहां पे शांति कायम हो पाएगी, लेकिन ये सिर्फ क्षणिक शांति थी, तूफान से पहले की शांति कही जा सकती है। लेकिन इसके बाद वहां भी लगातार जो परस्पर विरोधी गुट हैं, वो पूर्व राष्ट्रपति असद अल बसर के गुट के भी हैं, अन्य बहुत सारे गुट, तकरीबन 6-7 गुट हैं जो आपस में वहां जिनकी लड़ाई चल रही है, और उनको सेहत मिल रही है विदेशी ताकतों से। जो अरब इजराइल युद्ध है, चाहे यूक्रेन रशिया का युद्ध है, या फिर भारत पाकिस्तान का ही युद्ध क्यों ना हो, इसमें आग में घी डालने का काम हमेशा से वैश्विक ताकतों ने, पश्चिमी देशों ने ही किया है। चाहे वो ताइवान चीन का मामला हो, चाहे दक्षिण चीन सागर का मामला हो, या फिर बांग्लादेश में तख्तापलट की स्थितियां हो, उससे पूर्व वियतनाम की स्थितियां रही हों, या अफगानिस्तान में युद्ध जैसी स्थितियां रही हों, या अफ्रीकी देशों में जिस प्रकार से तख्तापलट की स्थितियां हमेशा से रही है, गृह युद्ध जो रहा है, उसमें विदेशी ताकतों का सबसे बड़ा हाथ होता है। उससे विदेशी ताकत एक तीर से कई निशाने लगाती हैं, बहुत सारे देशों में अस्थिरता पैदा करके वो न सिर्फ वहाँ अपना प्रभुत्व जमाती हैं, बल्कि अपने हथियारों की बिक्री बढ़ाती हैं, साथ में वहाँ के संसाधनों को कब्जाने के लिए एक उसको प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है, एंट्री भी मिल जाती है कि अपनी कंपनियों को भी वहाँ काबिज करें, और वहाँ के जो समृद्ध प्राकृतिक और खनिज संसाधनों का भंडार है, चाहे वो पेट्रोलियम गैस है, नेचुरल गैस है, या अन्य भी जो खनिज हैं, उनका दोहन किया जाए, उसके लिए वहाँ कंपनियां भी अपनी बिठा दी जाएं, हथियारों की बिक्री भी दुनिया भर में बढ़े।
उसके लिए ये युद्ध थोपे जाते हैं और उनका प्रभुत्व भी हमेशा बने रहे। यानी पहले दोषों को लड़वाओ, उनमें समझौते करवाओ, फिर लड़वाओ, फिर समझौते करवाओ, यही काम चलता रहता है। और ये सब ज़्यादातर जो नाटो कंट्रीज हैं, ये इन्हीं के इशारों पे पूरी दुनिया अस्थिरता के जिस आग में जल रही है, तनाव, तलखी, तकरार, अस्थिरता, युद्ध की जो विभीषिका और आग में जो जल रही है, उसके पीछे इन्हीं ताकतों का हाथ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति दोबारा बनने के बाद उन्होंने कहा था कि वो अब आर्थिक रूप से एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, वैश्विक कंपटीशन को बढ़ावा देंगे। ग्लोबली जो ट्रेड है या ग्लोबली जो इकोनॉमिक रिलेशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है या कंपटीशन है, उसको बढ़ावा देंगे और युद्धों को रोकने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा जी। अभी 13 मई का दिन था, 13 जून का दिन था और इजराइल ने कि 200 जो फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने, जिसमें अमेरिका का F-15 भी शामिल है, उन्होंने बिना किसी कारण के अचानक से ईरान की राजधानी तेहरान समेत लगभग 100 इलाकों में ज़बरदस्त ड्रोन अटैक और बमबारी की, एयर स्ट्राइक की। इसमें ईरान के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह सकते हैं, सेना, तीनों सेना के जो चीफ होते हैं, सुपर चीफ कह सकते हैं, सुपर बॉस जो भी कहें आप, वो मारे जा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे उनके जो वहाँ की आर्मी थी, उसके बहुत सारे कमांडर मारे गए और जो वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट से 6 उनकी भी मौत हो चुकी है। इससे पहले भी ईरान के जो वहाँ पे जो आर्मी है, ईरान की एक घरेलू रेड आर्मी के नाम से भी है वहाँ पे, उसके भी जो कासिम सुलेमानी है, उनकी मौत हो चुकी थी। और ईरान के पूर्व जो राष्ट्रपति थे, उनकी भी मौत हो चुकी थी। तो कहा जा रहा था कि उसमें भी इजराइल और पश्चिमी देशों का ही हाथ है। और इस बार तो इजराइल ने कहीं कुछ भनक ही लगने नहीं दी। जिस प्रकार से यूक्रेन ने रूस में हमले किए, रूस के अंदर लगभग 4000 किलोमीटर अंदर जो प्रिप्लान और प्रिपरेशन किया गया, उसके बाद वहाँ पे रूस के तकरीबन 42 जेट फाइटर या फाइटर प्लेन को उड़ा दिया गया ड्रोन से। तो ऐसे ही घटनाक्रम को अंजाम दिया इजराइल ने ईरान में जी। और इस घटनाक्रम में कई लोगों के मारे जाने की अभी तक बात सामने आई है। साथ में जो ईरान के जो सैन्य प्रमुख थे कई या बड़े ओहदों पे जो भी लोग थे, उन लोगों की मौतें उनमें हुई हैं। और जो आर्मी का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वही मारा गया। तो आप सोच सकते हैं कि निशाने पे तो वहाँ के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो पहले पोजीशन जिनकी है, वो हैं खामनेई को भी निशाने पे लिया गया था, लेकिन वो कहीं बच गए हैं। लेकिन अभी भी वो निशाने पे हैं। जो शीर्ष नेता हैं ईरान के, जो धार्मिक नेता भी हैं और शीर्ष नेता वही माने जाते हैं, खामनेई, तो वो भी निशाने पे हैं। उधर ईरान ने भी पलटवार किया है। हालांकि वो पलटवार इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि इजराइल को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका और पश्चिमी देश, नाटो कंट्री। तो इजराइल के पास एक नहीं है, बल्कि जो उसका डिफेंस सिस्टम है, जैसे भारत ने रूस से खरीदा है S-400, वैसा 3 स्तरीय वो इजराइल के पास है। उसमें अमेरिका ने उसकी मदद की है। तो उसका 3 लेयर का जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसको भेद पाना बहुत मुश्किल है। उसमें पहला 20 किलोमीटर की रेंज वाला है, फिर तकरीबन 60 से 120 किलोमीटर की रेंज वाला है, फिर 2000 किलोमीटर की रेंज वाला है डिफेंस सिस्टम, जो कि किसी भी देश की मिसाइल को, ड्रोन्स को समय रहते हवा में ही उड़ा सकता है। लेकिन बावजूद इसके ईरान ने जो पलटवार किया, उसमें सभी मिसाइलों को और सभी ड्रोन्स को वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है वो मारने में सफल नहीं हो पाया। लगभग 20%
ड्रोन और 20% मिसाइलें इजराइल में भी गिरी, हाफा में भी गिरी, तेल अवीव में भी गिरी और अन्य क्षेत्रों में भी गिरी। वहाँ का जो बड़ा शहर है हाइफा और तेल अवीव, जो कमर्शियल रूप से और डिप्लोमेटिक या कह सकते हैं पॉलिटिकल रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण सिटी हैं, शहर हैं, उन पे हमले किए गए हैं। उसमें जान माल की काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन जो इजराइल ने जो हमला किया है उसे कहा जा रहा है कि इस सदी का सबसे बड़ा हमला था वो इजराइल का, किसी भी अरब देश पे या किसी भी खाड़ी देश में, किसी भी देश में जिसमें इतनी संख्या में साइंटिस्ट मारे गए दूसरे देश के, कई सैन्य अड्डे कहें या परमाणु ऊर्जा संयंत्र नेस्त नाबूद किए गए और कहीं जो वहाँ के जो कमांडर थे उनको मार दिया गया। और इसी प्रकार का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन भी, अभी आपको पता है पिछले महीने यूक्रेन ने भी कमोबेश इसी प्रकार का हमला किया था साइबेरिया सहित बहुत सारी जगहों में जहाँ रूस के सैन्य ठिकाने थे। वहाँ एक महीने पहले से जो वहाँ की एजेंसी थी, गुप्तचर एजेंसी, उसने रूस के ही कुछ भीतरघाती लोगों की मदद से या कह सकते हैं देशद्रोही लोगों की मदद से लगभग एक महीने पहले प्लानिंग बना दी थी कि रूस के जो सैन्य ठिकाने हैं या एयरक्राफ्ट हैं या फाइटर प्लेन हैं उनको उड़ा देना है। ये प्रिप्लान पहले से किया गया था उसमें, और इसमें कामयाब भी काफ़ी हद तक हुआ। तो उस पर रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना गया, जिसमें एक ही बार में, जी एक ही बार में, एक दो नहीं, एक दर्जन, दो दर्जन नहीं, तकरीबन 42 फाइटर प्लेन या एयरक्राफ्ट एक साथ उड़ा दिए गए, और वो भी सैन्य अड्डे पे घुस के ड्रोन हमले करके। तो आप लगा सकते हैं फिर सुरक्षित क्या है। फिर तो बर्लिन, फिर तो मॉस्को भी सुरक्षित नहीं है, फिर तो सेंट पीटर्सबर्ग भी सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षित फिर व्लादिमीर पुतिन भी कहाँ सुरक्षित रह पाते हैं फिर, जब इतने अंदर घुस के रूस के शहरों पर हमला पहले भी किया, लेकिन ये सबसे बड़ा हमला था। इसी प्रकार इजराइल ने भी उसी परिपाटी को फॉलो किया और उसी प्रिप्लान से, उसी प्रिपरेशन से, उसी एक कह सकते हैं एक एजेंडे के तहत वहाँ की जो गुप्तचर एजेंसी मोसाद है उसने उसी प्रकार से वहाँ भी एक प्रकार से रेकी की। ईरान के कुछ लोगों को पैसे दे के खरीदा गया, फिर इस प्रकार की घटनाओं को टारगेटेड जो वो हैं ऑब्जेक्ट हैं उनको निशाना बनाया गया, और यहाँ तक कि घरों में घुस के जहाँ पे साइंटिस्ट थे, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनके घरों में घुस के उनको मार दिया गया। तो आप लगा सकते हैं स्थितियाँ क्या होंगी, युद्ध किस स्तर का है। अब टेक्नोलॉजी, टेक्निक और मशीनरी का जो जमाना है वो युद्ध किस स्तर तक उसने पहुंचा दिया है कि कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इससे पहले अफगानिस्तान में जो वहाँ अल-कायदा प्रमुख थे अल जवाहिरी, और अल जवाहिरी से भी पहले तालिबान के बहुत सारे नेताओं को और अल-कायदा के ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को इसी प्रकार के हमलों में मारा गया था अमेरिका और नाटो कंट्रीज के द्वारा। तो सवाल ये है कि ईरान को इसलिए टारगेट किया गया, इजराइल ने कहा, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था। कहा जा रहा था कि उसने यूरेनियम को जो संवर्धित किया जाता है वो लगभग 90% तक संवर्धित करने के बाद कोई भी देश एटम बम या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की स्थिति में पहुंच जाता है। और कहा जा रहा था कि ईरान ने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है कि यूरेनियम को वो 60% तक संवर्धित कर सकता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या वेपन्स जो भी बनाए जाते हैं उसमें यूरेनियम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो रेडियो एक्टिव जितने भी मेटल्स हैं उसमें जो परमाणु ऊर्जा होती है या परमाणु बम होते हैं या न्यूक्लियर वेपन परमाणु मिसाइलें होती हैं, उन सब में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम हो, जर्मेनियम हो, पोलोनियम हो, ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं।
जिनको रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है, और यूरेनियम का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसका दोनों प्रकार से यूज होता है, इसका एनर्जी प्रोडक्शन में भी यूज होता है, तो इसका न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में भी यूज होता है। और कहा जा रहा था कि इजराइल ने कहा कि अब सिर्फ 1 साल के अंतर्गत ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता और उससे उसको और ज़्यादा खतरा हो जाता और वो उसी स्थिति में पहुंच जाता जिस प्रकार से पाकिस्तान बार बार भारत को धमकाता रहा है न्यूक्लियर वेपन्स की आड़ में, और भारत पे हमले करता रहा है, जिसमें भारत के हजारों जवानों की जानें जा चुकी है, हजारों लाखों सिविलियंस की जान जा चुकी है। और सिर्फ उसी परमाणु हथियार के बलबूते पे पाकिस्तान ये सब करता आया है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो स्थितियां अभी दिखाई हैं उससे साफ जाहिर है कि अमेरिका कभी बदलने वाला है नहीं। अमेरिका भारत का कभी स्वाभाविक मित्र हो ही नहीं सकता है। अगर मोदी ने ऐसा सोचा है तो ये इनके विदेश नीति की भूल हो सकती है, क्योंकि ये अवसर परिस्थिति की जो दोस्ती होती है वो दूरगामी रूप से या दीर्घकालिक रूप से टिक नहीं पाती है। वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थों पे और व्यक्तिगत अवसरवादिता पे, व्यक्तिगत स्वार्थों पे, व्यक्तिगत जो तुच्छ स्वार्थ होते हैं, वो आर्थिक भी हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, उन पे आधारित होती है। तो ऐसी दोस्ती कभी स्वाभाविक और अस्थायी हो ही नहीं सकती है निर्णायक रूप से। इसलिए ये भारत के लिए एक बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि आपको पता है अभी वहाँ पे अमेरिका में जो है सेना का जो भी स्थापना दिवस मनाया जाएगा भव्य तरीके से, और भी वहाँ पे आयोजन हो रहे हैं। उनमें पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख को बुलाया गया है, भारत के सैन्य प्रमुख को नहीं बुलाया गया है। इससे साफ पता चलता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती की जो दुहाइयां दी जा रही थी वो सिर्फ सतही स्तर पे थी, बाहरी बार थी, अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। अंदर अमेरिका कभी भी न तो भारत को उभरते हुए देखना चाहता है, न चीन को उभरते हुए देखना चाहता है, न रूस को उभरते देखना चाहता है। और रूस, चीन और भारत ही क्या, वो नाटो कंट्रीज के अलावा, पश्चिमी देशों के अलावा किसी भी अन्य देश को टेक्नोलॉजी के रूप में हो, इकोनॉमिक के रूप में हो, डिप्लोमेटिक रूप से हो, पॉलिटिकल रूप से हो, स्ट्रेटेजिकल रूप से हो, किसी को भी उसके समकक्ष आते हुए या उसके समकक्ष उभरते हुए नहीं देखना चाहता है। नतीजतन उसने भारत के ठीक अपोजिट में बांग्लादेश और पाकिस्तान को बरगलाया, फुसलाया और बार बार भारत पर हमले करवाए, भारत ताकि आगे न बढ़ सके। भारत हमेशा इन्हीं चीज़ों में उलझा रहे, जूझता रहे, और सैन्य साजो सामान पे उसका अरबों खरबों का खर्चा होता रहे, और वो कभी भी आर्थिक रूप से या टेक्नोलॉजी के रूप में, टेक्निक्स के रूप में, मशीनरी के रूप में, पॉलिटिकल रूप से, पॉलिटिकली, स्ट्रेटजिकली इस प्रकार से डेवलप ना हो पाए कि वो अमेरिका की बरोबरी कभी कर पाए। चीन के बगल में उसने ताइवान पाल दिया है, और बहुत सारे जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उनको सह अगर किसी ने दी है तो वो अमेरिका ही है। वो अमेरिका चीन को भी कमजोर करना चाहता है, भारत चीन को भी लड़ा के एक दूसरे अपना कांटे से कांटा निकालने वाली बात है कि दोनों को कमजोर, बहुत ही कमजोर किया जा सकता है। उसने रूस के बगल में यूक्रेन खड़ा कर दिया है, कभी उसने चेचनिया खड़ा किया, कभी उसने क्रीमिया खड़ा किया, आज यूक्रेन खड़ा कर दिया है। ये स्थितियां बना रखी हैं प्रत्येक जो। तो ये डिवाइड एंड रूल वाला जो सिस्टम है वो अमेरिका और नाटो कंट्रीज का करा धरा है। अभी पाकिस्तान में जो सीज फायर करवाया गया वो अमेरिका ने कहा हमने करवाया, और बदले में इनाम दिया गया पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से भी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी, तमाम संस्थाओं से अरबों खरबों डॉलर का अनुदान दिया गया। यानी इनाम कह सकते हैं, पारितोषिक कहें आप, पुरस्कार कहें या जो भी कहें आप इसे। और भारत को बिल्कुल ही अमेरिका ने कहीं किसी मंच पर तवज्जो देना बंद कर दिया। उल्टा पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सैन्य जो प्रमुख हैं उनको बुला के पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको अपने मंचों पे बुलाया जा रहा है, उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और ये सब भारत को नीचा दिखाने की कोशिशें जो चल रही हैं। उसके बावजूद भी अगर भारत अपनी विदेश नीति को फिर से बदलने पे मजबूर नहीं होता है तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति होगी, क्योंकि भारत को आंतरिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा, बाह्य रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। अपनी जो भारत की फॉरेन पॉलिसी रही है
वो नॉन अलाइन मूवमेंट की भी रही है, वो भी कायम रखनी होगी जब तक कि भारत खुद अपने दम पे इतना एडवांस नहीं बन पाता है, इतना आत्मनिर्भर और स्वावलंबी नहीं बन पाता है कि वो अमेरिका और पश्चिमी देशों की बराबरी करने की स्थिति में आ जाए। तब तक उसको अपनी ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी नहीं छोड़नी चाहिए। तब तक उसको अपनी ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी के अलावा फॉरेन पॉलिसी के कुछ नए टूल्स भी अपनाने चाहिए, जो समय काल बदलते समय काल परिस्थितियों के अनुसार नए उसमें टूल्स जोड़ते रहना चाहिए। लेकिन जो हमारे विदेश नीति की बुनियाद है वो आज भी वही है, क्योंकि हमें अमेरिका, पूंजीवादी अमेरिका हो, अवसरवादी या स्वार्थवादी अमेरिका और उसके पिछलग्गू पश्चिमी देश हैं, वो भारत के कभी भी स्वाभाविक, अस्थायी और निर्णायक दोस्त हो ही नहीं सकते हैं। और अगर मोदी साहब ये मानते हैं तो ये एक रणनीतिक भूल होगी जिसका खामियाजा भारत अभी भी भुगत रहा है, भविष्य में भी भुगतने को मिलेगा। तो अब समय आ गया है कि अब भारत का ईरान और इजराइल के मुद्दे पे, इरान और फ़लस्तीन के, इजराइल और फ़लस्तीन, इजराइल और लेबनान, इजराइल और सीरिया के मुद्दे, और रूस और यूक्रेन, चीन और ताइवान के बीच ये तमाम जो डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दुनिया भर में, उन पे भारत का स्टैंड क्या रहेगा अब। क्योंकि युद्ध भड़का है तो जाहिर सी बात है रूस यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी रहेगा और भड़केगा। वैसे पश्चिमी देशों जो गाजा पट्टी में है और वेस्ट बैंक में है और पश्चिमी एशिया में है, वो भी लगातार बढ़ता रहेगा। और ये भारत की विदेश नीति की भी परीक्षा है कि अब भारत को तय करना पड़ेगा कि उसे क्या करना चाहिए, दीर्घकालिक रूप से भी, तात्कालिक रूप से भी और दूरगामी रूप से भी। किस प्रकार से अपने विदेश नीति में उसको पैनापन लाना चाहिए कि आने वाले सालों में वो स्वयं भी एक आंतरिक रूप से मजबूत देश बने, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी देश बने, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, कूटनैतिक रूप से हो, या फिर विदेश नीति के मोर्चे पर ही क्यों ना हो। जी, तो अब स्थितियां किस करवट लेंगी? क्या भारतीय जो डिप्लोमेट्स है, भारत का जो टॉप लीडरशिप है, वो इस पर क्या करती है? जो जियो पॉलिटिक्स है या वर्ल्ड ऑर्डर जिस प्रकार से चेंज हो रहा है, उसमें भारत की क्या स्थिति रहेगी, क्या भूमिका रहेगी, भारत कहाँ पे खड़ा है और भारत अपने को आगे कहाँ खड़ा करना चाहता है, ये तय करना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि भारत के संबंध ईरान से भी हैं तो भारत के संबंध इजराइल से भी हैं, भारत के संबंध रूस से भी हैं तो भारत के संबंध यूक्रेन से भी हैं। भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है वो चीन से भी है तो ताइवान से भी है, और भारत के अरब देशों से भी संबंध है तो इजराइल से भी संबंध है, सीरिया से भी संबंध है तो ईरान से भी संबंध है। ये देखना एक दिलचस्प स्थिति रहेगी कि भारत को ये किस प्रकार से विदेश नीति में बैलेंस बनाना चाहिए और किस प्रकार से आने वाले 10-20 सालों में अपने को उस लेवल तक पहुंचाना है ताकि आप दुनिया में एक बड़े गेम चेंजर बन सकें। आप वर्ल्ड ऑर्डर और जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें अपना सशक्त दखल रखें, एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करें, एक सशक्त भूमिका में आप हों। ठीक उसी तरह जैसे रूस और चीन आज संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सुरक्षा परिषद से लेकर सिक्योरिटी काउंसिल जो ऑफ यूएनओ है या तमाम वैश्विक मंचों पे जो स्थिति आज चाइना की है, रूस की है या पश्चिमी देशों की है, वो स्थिति भारत को अभी मिली नहीं है। भारत को उसको अर्जित करना पड़ेगा और उसके लिए भारत को कह सकते हैं फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, तलवार की ढाल पे चलने वाली स्थितियों में चलना पड़ेगा। क्योंकि अभी 8-10 सालों में जो भारत की विदेश नीति जो वो मतलब झुकाव जो हुआ था अमेरिका की तरफ, वो शायद भारत का कोई सही कदम नहीं था। अब ये बात निकल के सामने आ रही है। जैसे भारत पाकिस्तान अभी इन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से अमेरिका ने भारत में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, कश्मीर को विवादित मुद्दा बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान को दुनिया भर के अनुदान दिलाने में, लोन दिलाने में मदद करवाई और पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख से लेकर तमाम लोगों को अपने देश में बुला के मंचों पे खड़ा किया। उससे साफ जाहिर है कि मोदी साहब की जो 10 सालों की विदेश नीति, जो इन्होंने विदेश नीति की धार को मोड़ दिया था नॉन अलाइन यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से, समाजवादी भूमिका से एकदम से पूंजीवादी देशों की तरफ, वो शायद एकदम से उठाया गया कदम सही कदम नहीं था।
क्योंकि जब तक आप नई परिस्थितियों के लिए अपने को खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं, उसमें समय लगता है। अचानक से नई परिस्थितियों में आप ढल नहीं सकते हैं, अचानक से नई परिस्थितियां आप कहीं लागू कर नहीं सकते हैं। इनको करने से पहले बहुत ज़्यादा होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। आप आंतरिक रूप से मजबूत, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप नई परिस्थितियों में ढलने के लिए तैयार हो पाते हैं। और अगर आप अपनी विदेश नीति को बिल्कुल एक उस दिशा में अचानक से मोड़ते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसी से कोशिशें की गई हैं, लेकिन ऐसी कोशिशों के बावजूद करोड़ों अरबों की विदेश यात्राएं, पश्चिमी देशों की यात्राएं मोदी साहब ने की हैं। लेकिन और वही नहीं, विदेश सचिव से लेकर विदेश मंत्री से लेकर तमाम लोगों ने जो जिस प्रकार से अमेरिका और पश्चिमी देशों की लगातार एक दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों बार यात्राएं की है, उससे आखिर हासिल हुआ क्या? हासिल ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की वाहवाही की गई, उसकी पीठ थपथपाई गई, उसको अरबों खरबों के लोन दिलवाए गए, उसके सैन्य प्रमुखों को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अपने मंचों पर बुलाया, उनकी पीठें थपथपाई और कहा कि जो भारत पाकिस्तान है उसके बीच जो भी मामला है वो विवादित है, उसमें अमेरिका मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। सीज फायर भी हमने करवाए हैं, पहले भी हमने करवाए थे समझौते, अब तो समझौते छोड़िए, सीज फायर भी हम ही करवा रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स दाग देता भारत पर। तो ये चल क्या रहा है? तो भारत को किसी देश का पिछलग्गू बन के नहीं रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए वो खुद के दम पे आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, सक्षम बने, मजबूत बने, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, स्ट्रेटेजिकली हो, या मिलिट्री और डिफेंस के रूप में हो। उसे अपने दम पे मजबूत होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, तभी हमारी बात सुनी जाएगी। विश्व में हमारी वही स्थिति होगी जो आज चीन, रूस और अमेरिका की है। हमारी सशक्त भूमिका तभी हो सकती है और वही हमें निर्णायक रूप से वर्ल्ड ऑर्डर में, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में हमें स्थापित कर सकता है, दीर्घकालिक रूप से एक महाशक्ति के रूप में। तो इसके लिए लगातार प्रयास जारी रहने चाहिए और एक बैलेंस के रूप में भी, एक विदेश नीति के रूप में भी, एक आत्मनिर्भरता, स्वावलंबी, सक्षम और मजबूती के रूप में भी, और आपस में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के रूप में भी। तो सवाल ये है कि अब भारत का विदेश नीति के मोर्चे पे अगला कदम होगा तो होगा क्या? क्या भारत फिर से अपनी ट्रेडिशनल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो विदेश नीति है या समाजवाद की विदेश नीति है उसकी तरफ बढ़ेगा, उसको अपनाएगा, या अभी भी वो सिर्फ अमेरिका और जो पूंजीवादी देश हैं उनके साथ ही विदेश नीति के मोर्चे पे उन पे अति विश्वास करेगा, या उनके साथ ही कदम ताल करना जारी रखेगा धोखा खाने के बावजूद? ये सोचना बाकी है। और सोचना ये भी है कि हमें परहेज भी किसी से नहीं करना है, किसी से गुरेज नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो आर्थिक संबंध हैं, बायलैटरल इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशन हैं या मल्टीपोलर या मल्टीलेटरल रिलेशन हैं, वो सभी देशों के साथ हैं। सभी देशों के साथ स्ट्रेटेजिकल रूप से, पॉलिटिकल रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से, इकोनॉमिकली भारत के सभी से संबंध हैं। सिर्फ उसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इसलिए भारत आज विदेश नीति, न तो ट्रेडिशनल विदेश नीति को छोड़ सकता है, न एकदम से वो पश्चिमी देशों के पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है या पूंजीवादी अवसरवादी विदेश नीति है उसको भी अचानक से नहीं अपना सकता है। इसलिए भारत को बिल्कुल एक बैलेंस बना के चलना होगा और अपनी पुरानी विदेश नीति को भी साथ लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी जो चीज़ें ओल्ड इज गोल्ड होती हैं, पुरानी जो अच्छी चीज़ें हैं, पुरानी जो अच्छी परंपराएं हैं, पुरानी जो अच्छे नीति नियामक हैं, वो हमेशा हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने चाहिए। वो देश के रूप में हो, परिवार के रूप में हो, या देश दुनिया के रूप में हो। अच्छी चीज़ें लगातार आत्मसात करते चलो, बुरी चीज़ों को त्यागो और नई चीज़ों को जोड़ते जाओ समय काल परिस्थितियों के अनुसार। यही एक बड़ा सबक है। तो क्या ये सबक भारत लेगा या नहीं, ये समय भविष्य ही बताएगा। और भविष्य को जानने के लिए हमें भविष्य तक का ही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य की गर्त में आके छुपा क्या है। और भारत का जो टॉप लीडरशिप है, अब उसका अगला कदम होगा तो होगा क्या, विदेश नीति के मोर्चे पर भी, और जो आंतरिक नीतियां हैं,
आर्थिक नीतियां हैं, राजनीतिक कूटनीतिक स्थितियां हैं, उसमें भारतीय जो टॉप लीडरशिप है, डिप्लोमेट्स हैं, उनका क्या कदम होगा ये देखना बाकी है, ये सोचना बाकी है। तो आप भी सोचिए, परखिए। देश के एक जिम्मेदार और जागरूक और जवाबदेह नागरिक होने के कारण आपको भी अपनी अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है, और इस अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता में बचाए बनाए रखने के लिए आप हमारा सहयोग किसी न किसी रूप में करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। कीप विद अस, ज्वाइन विद अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और वीडियो एपिसोड के साथ, एक और इनसाइडर स्टोरी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के साथ जल्द हाजिर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।